संस्कृति की छठी विशेषता है एक समूह के लोग। संस्कृति की छठी विशेषता है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। हिंदू संस्कृति की तुलना में मुस्लिम संस्कृति से करने के दौरान एक हिंदू अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ बताता है, जबकि एक मुसलमान अपनी संस्कृति को। नंबर 7 की विशेषता है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की यह विशेषता है कि वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं हैं। उनकी संस्कृति के लिए ही मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। प्रकार्यवादियों ने संस्कृति के प्रकारों पर अधिक बल दिया है। प्रकार्यवादियों में मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन की मान्यता है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता, वरन वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व भी तभी तक बना रहता है जब तक वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मेलिनोवस्की की मान्यता है कि संस्कृति मानव की 7 आधारभूत शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे शरीर पोषण है, उत्पादन है, शारीरिक सुरक्षा है, गति है, वृद्धि है एवं स्वास्थ्य है। इन सब की पूर्ति संस्कृति करती है। रेडक्लिफ ब्राउन का मत है कि संस्कृति संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समय समय पर नए नए आविष्कार होते रहते हैं और वे संस्कृति के अंग बनते जाते हैं। नंबर 8 है संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों, मैदानों, रेगिस्तानों एवं बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृतियों में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। इनका कारण यह है कि संस्कृति ने अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ढाला है। शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मकान एवं वस्त्रों की बनावट उष्ण प्रदेशों में रहने वालों से भिन्न है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलन का गुण देखा जा सकता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक युग की संस्कृति से काफी भिन्न है, क्योंकि समय के साथ साथ इसने अपने आप को बदला है। सांस्कृतिक परिवर्तन की गति के धीमा होने के कारण कोई भी संस्कृति पूरी तरह से समय के साथ नहीं बदलती है। संस्कृति के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की गति धीमी या तेज हो सकती है। अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। आपकी मान्यता है कि भौतिक संस्कृति शीघ्र बदलती है, जबकि अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे बदलती है। संस्कृति के इन दोनों पक्षों में एक खाई पैदा हो जाती है, इसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। संस्कृति की नवी विशेषता है संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयां, जिन्हें हम संस्कृति तत्व कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं है, वरन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयां संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती है। समनर का मत है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता की ओर खिंचाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इकाइयां संगठित होकर एक सामूहिकता या समग्रता का निर्माण करती है। लघु समाजों में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एकता स्पष्टतः देखी जा सकती है, क्योंकि वहां संस्कृति में तनाव एवं संघर्ष पैदा करने वाली शक्तियां अधिक क्रियाशील नहीं होती। नंबर 10वीं विशेषता है संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के
व्यक्ति से भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से भिन्न होता है। नंबर 11 है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी है। क्रोवर ने संस्कृति की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अधिवैयक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक एवं नेता आदि पैदा होते हैं। वे समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में अनेक परिवर्तन लाते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं एवं धर्म की स्थापना करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे ही संपूर्ण संस्कृति के वाहक एवं निर्माता है। किंतु यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इन महान व्यक्तियों ने जो विचार ग्रहण किए हैं वे भी उनसे पूर्व समाज में विद्यमान थे। अतः कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता। वह केवल अपनी ओर से उसमें कुछ योगदान ही देता है। यदि संस्कृति एक व्यक्ति की ही देन होती तो वह उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो सकती, किंतु संस्कृति संपूर्ण समूह की देन होने के नाते समूह की आदत या व्यवहार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। स्पष्ट है, संस्कृति की रचना और निरंतरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। इस अर्थ में संस्कृति अधिवैयक्तिक है। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर तथा लिम्पर्ट ने संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति का उल्लेख किया है। मानव शास्त्र में क्रोवर ने सन 1917 में इस अवधारणा का उल्लेख किया। अधिसावयवी के अर्थ को स्पष्ट तय समझने के लिए इससे संबंधित कुछ अन्य शब्दों को समझना होगा। वे है सावयवी एवं सावयवी, असावयवी। असावयवी हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। इनमें हम भौतिक एवं निर्जीव वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें सावयवी कहा जाता है। मानव और अन्य सभी प्राणी सावयवी है। मानव ने अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का उपयोग कर संस्कृति का निर्माण किया है, जो सावयव से ऊपर है, सावयव से अधिक है। इसे ही अधिसावयवी कहते हैं। संस्कृति मनुष्य को वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होती। हमें कई शारीरिक लक्षणों जैसे हाथ पांव की बनावट, आंख एवं नाक की रचना, बालों एवं त्वचा का रंग आदि वंशानुक्रमण में प्राप्त माता पिता से प्राप्त होते हैं, किंतु संस्कृति को तो सीखकर ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा। इसे स्पष्ट करने के लिए क्रोवर चींटियों का उदाहरण देते थे। चींटियों के कई अंडों में से यदि हम कुछ अंडे लेकर उनको पृथक से उचित प्रकार की गर्मी एवं नमी में रखें तो उनसे पैदा होने वाले चींटियों में वे सारी विशेषताएं होंगी जो चींटी समाज में पाई जाती है। किंतु यदि हम कुछ मानव शिशुओं को समाज का संपर्क न दे और अलग से जंगल या रेगिस्तान में रख दे, उन्हें खाने पीने की सारी सुविधाएं दे, तो वे शारीरिक दृष्टि से बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन सभ्यता एवं संस्कृति का उनमें नामो निशान भी नहीं होगा। भेड़ियों की मांदों में पले रामू, कमला आदि बच्चों को भी समाज का संपर्क नहीं मिल सका। अतः वे संस्कृति विहीन पशुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। यदि संस्कृति वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त होती है तो रामू और कमला में भी अपने पूर्वजों की संस्कृति के तत्व आ जाते हैं। अतः स्पष्ट है, संस्कृति अधिसावयवी है। मनुष्य किसी संस्कृति में जन्म लेता है, किंतु संस्कृति सहित जन्म नहीं लेता है, क्योंकि संस्कृति कोई सावयवी घटना नहीं है। क्लूखोन का मत है कि संस्कृति के अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होने से केवल यही अर्थ है कि संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो। संस्कृति का उद्गम, विकास, परिवर्तन एवं परिवारजन एक व्यक्ति पर निर्भर न होकर संपूर्ण समूह या समाज पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृति अधिवैयक्तिक है एवं अधिसावयवी है। अर्थात संस्कृति का निर्माण व्यक्ति जरूर है, लेकिन किसी एक व्यक्ति या
कुछ व्यक्ति या 100-200 व्यक्तियों के ऊपर संस्कृति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संस्कृति तो संपूर्ण समाज की विरासत होती है। और उसी तरह से अधिसावयवी है, क्योंकि मानव एक सावयवी प्राणी है, क्योंकि वह जीवित प्राणी है और संस्कृति उससे ऊपर है, उससे अधिक है। इसलिए संस्कृति की एक विशेषता यह है कि संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी दोनों है। इस प्रकार से संस्कृति के अर्थ एवं परिभाषाओं के साथ साथ हम संस्कृति की विशेषताओं के द्वारा संस्कृति को और अधिक स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरह से संस्कृति मानव का वह आविष्कार है जिसके द्वारा वह सभी प्राणियों में मानव को श्रेष्ठता प्रदान करती है। अगर मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है तो उसका केवल और केवल एक कारण है, वह है कि मानव के पास संस्कृति है, जबकि दूसरे व्यक्तियों के पास संस्कृति नहीं है। क्योंकि मानव के पास में कुछ इस प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं मौजूद है जो संस्कृति के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई, और वो शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं दूसरे प्राणियों में नहीं है। इस वजह से दूसरे प्राणी मानव के अलावा अन्य दूसरे पशु पक्षी संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। तो इस तरह से हम संस्कृति को स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।